हेलो। हेलो। ठीक। अब मुझे कमेंट करके बताइए साउंड क्लियर आ रहा है? क्या साउंड आ रहा है क्लियर? ओके। अमन मिश्रा बोल रहे हैं जी आ रहा है, क्लियर है, क्लियर, ठीक है ठीक है। चलिए मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। वैसे लास्ट क्लास में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम आई थी। कोई इशू नहीं है। ठीक है ठीक है। चलिए देखिए, लास्ट क्लास में शायद मैं वायर गेज पढ़ा रहा था, उस टाइम पर भी ये कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से साउंड क्लियर नहीं आ रहा था। तो उसी को हम 2 मिनट देखते हैं। सर जी वायर गेज हमने लास्ट क्लास में देखा था, तो वायर गेज क्या था? वायर गेज एक गेज का प्रकार है जिसमें एक सर्कुलर डिस्क दी होगी जिसके बीच का हिस्सा हॉलो कर दिया जाता है और इसके किनारे पर अलग अलग साइज के कट दिए जाते हैं। अलग अलग साइज के कट दिए जाते हैं। इस प्रकार से अलग अलग साइज के कट दिए जाते हैं। इन कट की सहायता से, इन कट की सहायता से, यहां पर एक खाली कट की सहायता से, इस स्लॉट की सहायता से हम किसी जॉब की या किसी सीट की मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। कितनी ज्ञात करेंगे अभी साइज में देखेंगे हम। या किसी तार का या वायर का थिकनेस या मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? तो किसी वायर या तार की थिकनेस या मोटाई और किसी सीट की थिकनेस या मोटाई को ज्ञात करने के लिए हम वायर गेज का यूज करते हैं। तो यहां हमने लिखा हुआ है कि इसका उपयोग तार या सीट की मोटाई को चेक करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ में इस जो माप देगा वो मैट्रिक पद्धति में 0.625 से 5 mm के बीच में देगा, जिसमें 0 से 36 नंबर तक अंक रहते हैं। अंक का मतलब क्या है? यहां पर देखिए, ये जो पॉइंट पॉइंट में जो खाली जगह बना रहा हूं यहां पर अंक डले रहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस टाइप से यहां पर आपका 30 हो जाएगा और 31, 32, 33, 34, 35, 36, यहां तक 36 नंबर तक डले हुए रहते हैं। मतलब टोटल 37 माप देता है। ये कितनी माप देता है सर? टोटल 37 माप देता है, जिसमें 0 नंबर जो है वो सबसे बड़ी माप को चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है और 36 नंबर वाला सबसे छोटी माप को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। उसी प्रकार से स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। स्टैंडर्ड वायर गेज जो है 0.25 से लेके 8 mm के बीच की माप को मापता है। 0.25 से लेके 8 mm के बीच की माप को मापता है या चेक करता है, हम बोले। अगला है अमेरिकन स्टैंडर्ड वायर गेज। अमेरिकन स्टैंडर्ड वायर गेज। सर जी ये जो अमेरिकन स्टैंडर्ड वायर गेज है इसमें 1 से लेके 36 तक गेज दिए जाते हैं। 1 से लेके 36 तक गेज दिए जाते हैं। 1 से लेके 36 तक गेजेस रहते हैं। क्लियर है? तो यहां पर हमने डीजल मैकेनिक में जितने भी गेजेस यूज होते हैं उन सारे गेजेस को देख लिया। लास्ट क्लास में मैंने आपको इसके अलावा भी 13 से 14 गेजेस के नाम बताया था जो फिटर में काम आते हैं। जब हम फिटर थ्योरी पढ़ेंगे उस समय पर हम देखेंगे सारे गेजेस को। बट
डीजल मैकेनिक्स में जो गेजेस यूज होते हैं वो सारे गेजेस हमने कंप्लीट कर दिया। क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब स्टार्ट करते हैं। हमने गेजेस देख लिया, हमने मेजरमेंट देख लिया, हमने टूल में कटिंग टूल देख लिया, होल्डिंग टूल देख लिया, क्लीनिंग टूल देख लिया, हैंड टूल देख लिया। अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास में है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो वेल्डिंग एंड हीट ट्रीटमेंट है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट, ऊष्मा उपचार, ऊष्मा उपचार, हीट ट्रीटमेंट, ऊष्मा उपचार, ऊष्मा उपचार। सर ये जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो डीजल मैकेनिक में कैसे काम आती है? देखिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का मतलब है, ऊष्मा के उपचार का मतलब है कि किसी भी धातु या जॉब की यांत्रिक, मेन मतलब है यांत्रिक प्रॉपर्टीज या गुणों को बदलना। जैसे कि अगर हमें किसी कर्तन औजार को बनाना है, कटिंग वाले औजार को बनाना है, तो हमने हर कटिंग वाले औजार को देखा कि हाई कार्बन स्टील के साथ उसे टेम्पर किया जाता है, टेम्पर किया जाता है या हार्ड किया जाता है, या हार्ड किया जाता है। हार्ड या टेम्पर का मतलब क्या है कि सर उसकी नोक जो होगी या उसकी बाहरी सतह जो है उसको हार्ड कर दिया जाता है। हार्ड करने से क्या होगा? हार्ड करने से वो खुद कटेगा नहीं, वो खुद घिसेगा नहीं, वो दूसरे को काटेगा और खुद घिसने से बचेगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, मटेरियल बनने के बाद में उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को बदल देते हैं, या फिर जब मटेरियल बनता है या जॉब बनती है उस समय कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती। उन प्रॉपर्टीज को हटाने के लिए भी हम इस ऊष्मा उपचार का उपयोग करते हैं। क्लियर है इतना? ऊष्मा उपचार का उपयोग हम किस चीज के लिए करते हैं सर? तो पहली चीज, यदि किसी जॉब पर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या किसी जॉब को बना रहे हैं, तो उस जॉब को बनाते समय अगर हमें जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं पदार्थ की उससे हट के कुछ अलग एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज चाहिए, जैसे मैंने बोला कोई कटिंग टूल है तो कटिंग टूल, या कोई फाइल वगैरह बना रहे हैं तो फाइल वगैरह का काम क्या है? दूसरे को काटना, खुद से कटने से बचना। तो उसकी बाहरी सतह को हम चाहेंगे कि हार्ड से हार्ड रखे, उसकी बाहरी सतह को हम क्या चाहेंगे? हार्ड से हार्ड रखे। लेकिन हमने जैसे देखा अभी कि सर अगर हम फाइल वाला पोर्शन को अगर बनाते हैं तो उसका जो टैंग वाला पोर्शन है उसको हम नरम बनाते हैं। क्यों नरम बनाते हैं? क्योंकि वो आसानी से हैंडल के अंदर वो चला जाए, ठीक है। वो हार्ड होगा तो झटके से में भी हो सकता है टूट जाए, वहां पर हमको कटिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पर हमें फेज वाला पोर्शन है, जहां कट्स दे रहे हैं, उस कट्स में या जो टिप वाला पॉइंट है, जैसे चीजल वगैरह का टिप वाला पॉइंट है, सा वगैरह का टिप वाला पॉइंट है, तो इस टिप वाले पॉइंट को हमें हार्ड बनाना होता है, क्योंकि ये दूसरे मटेरियल को काटने की शक्ति को बढ़ावा देता है या खुद कटने से बचना चाहता है, तो हमें इसे हार्ड बनाना है। तो जाहिर सी बात है हार्ड बनाने के लिए जो मटेरियल की प्रॉपर्टी थी, मान लीजिए हमने हाई कार्बन स्टील का यूज किया है या क्रोमियम स्टील का यूज किया है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो तो है ही, लेकिन हमने बनाने के बाद में उसकी बाहरी सतह को या उस पूरे को हमें क्या करना है? हार्ड करना है, हल्का सा कठोर करना है। तो हल्का सा कठोर करने के लिए या हल्का सा हार्ड करने के लिए हम मटेरियल के इंग्रेडिएंट को, या हम ये बोले कि मटेरियल को नहीं बदलते, हम क्या करते हैं? एक ऐसी व्यवस्था अपनाते हैं जिसके थ्रू उसकी बाहरी सतह को हम कठोर कर सकें। उसी व्यवस्था का नाम है ऊष्मा उपचार। इस ऊष्मा उपचार में उस बने हुई चीजल या उस बनी हुई रेती या जो भी आपने उपकरण बनाया है, जिसका मैंने अभी बोला कि उसको कठोर करना है, तो उसमें
ऊष्मा अपचार के लिए उस धातु को हम कुछ तापमान तक गर्म करते हैं। अभी बात करेंगे कि वह कौन सा तापमान है, कितना तापमान होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, उस सब पे बात करेंगे। ठीक है, तो हमने बोला कि सर उसको कुछ तापमान तक गर्म करते हैं, उसके बाद में हम कुछ देर तक होल्ड करते हैं, कुछ देर तक उसको वैसे ही गर्म रहने देते हैं। उसके कुछ देर बाद उसे अलग अलग माध्यमों द्वारा, अलग अलग मीडियमों द्वारा ठंडा किया जाता है, और इस ठंडे करने का समय भी अलग अलग होता है। जैसी हमको प्रॉपर्टीज चाहिए उसके आधार पर हम ठंडे करने के मीडियम को चूज करते हैं, ठंडे करने के समय को चूज करते हैं। यदि जो मटेरियल है या जो जॉब है उसको हमें कठोर बनाना है तो हमें बहुत जल्दी ठंडा करना पड़ेगा, और यदि हमें उसे नरम बनाना है तो हमें धीरे 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 ठंडा करना पड़ेगा। साथ ही साथ यदि कठोर बनाना है तो हम पानी में ठंडा कर देंगे, नमक के पानी में ठंडा कर देंगे, और अगर उसको मान लीजिए मुलायम बनाना है तो उसको हम हवा में या ऑयल में ठंडा करेंगे। ठीक है, आगे जाके देखेंगे कैसे क्या मीडियम होता है। तो मेन ऊष्मा उपचार का क्या काम है? तो सर ऊष्मा उपचार का काम है कि किसी भी जॉब में जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं उसके अलावा अगर हमको कुछ अन्य प्रॉपर्टीज की आवश्यकता है या किसी स्पेशल प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट है तो वो प्रॉपर्टीज हम आसानी से बदल सकते हैं। या दूसरा हम बोले कि सर हमने डिजाइन किया था कि फाइल कुछ इन प्रॉपर्टीज की होनी चाहिए, इसकी डक्टिलिटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मेलेबिलिटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हार्डनेस होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इस टाइप से हमने 5-6 प्रॉपर्टीज बोल दिया कि हमने एक जॉब बनाया है, इस जॉब में एग्जाम्पल के लिए डक्टिलिटी ज्यादा होना चाहिए, मतलब तन्यता का गुण ज्यादा होना चाहिए। लेकिन बनाते बनाते तन्यता का गुण तो कम हो गया, उसमें कठोरता का गुण बढ़ गया, या उसमें मान लीजिए ब्रिटलनेस बढ़ गई, भंगुरता का गुण बन गया, भंगुरता का गुण बढ़ गया। हमने चाहते थे कि डक्टिलिटी रहे, हमने डक्टाइल यूज भी किया, लेकिन उसको बनाते बनाते तापमान या बनने के बाद ऐसा कुछ हो गया जिसके कारण कुछ भंगुरता का गुण आ गया। अब हमें इस भंगुरता के गुण को खत्म करना है और तन्यता के गुण को बढ़ाना है। तो बन तो गया है, अब दूसरा पदार्थ यूज नहीं कर सकते हम, लेकिन इसकी भंगुरता को हटा सकते हैं हम और तन्यता को बढ़ा सकते हैं। किसकी सहायता से? ऊष्मा उपचार की सहायता से। तो ऊष्मा उपचार में मान लीजिए हमारे पास डीजल का कोई पार्ट है, हमने कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन है, क्रैंक है, इनको हमने बना लिया, और बनाने के बाद में अगर उनकी ऊपरी ऊपरी सतह को हमें कठोर करना है, मान लीजिए हमने शाफ्ट का डिजाइन किया, क्रैंक शाफ्ट का डिजाइन किया, बेरिंग का डिजाइन किया, बेरिंग बना भी लिया, बेरिंग बनने के बाद या शाफ्ट बनने के बाद में जब हम बेरिंग और शाफ्ट को फिक्स करेंगे तो हम चाहेंगे कि हमारा शाफ्ट या बेरिंग घिसे ना। अगर शाफ्ट या बेरिंग घिसे ना मतलब वो दूसरे को काट सके लेकिन खुद ना कटे। तो अगर उसको घिसने वाली प्रॉपर्टीज को बचा के रखना है, मतलब उसके जो वियर होने की टेंडेंसी उसको कम करना है, मीन्स उसकी ऊपरी सतह कैसी होनी चाहिए? कठोर होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए। तो उस ऊपरी सतह को कठोर करने के लिए या हार्ड करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? ऊष्मा उपचार का उपयोग करेंगे। क्लियर है? तो ऊष्मा उपचार का मतलब क्या है सर? ऊष्मा उपचार का मतलब है कि अगर किसी जॉब में बिना काम की कोई प्रॉपर्टी आ जाती है या कोई गुण आ जाता है तो उसको हटाना, या कोई प्रॉपर्टीज को बदलना हो तो उसको हम आसानी से बदल सकते हैं, या किसी प्रॉपर्टीज को उसमें लाना हो तो हम उसको ला सकते हैं। क्लियर है? तो लिखिएगा हीट ट्रीटमेंट या ऊष्मा उपचार में ऊष्मा उपचार में लिखिएगा ऊष्मा उपचार में लिखिएगा पहला, यांत्रिकी,
मीन्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल विद्युत व मैग्नेटिक मीन्स चुंबकीय गुणों को बदलना, चेंज द केमिकल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। साथ ही साथ में मशीनी क्षमता को बढ़ाना, मशीन एबिलिटी को बढ़ाना, मशीन एबिलिटी को बढ़ाना। इंटरनल स्ट्रेस अगर कोई डेवलप होती है, अगर मान लीजिए कोई आंतरिक दोष उत्पन्न होता है तो उसको कम करना, आंतरिक दोष को निकालना या कम करना, आंतरिक दोष को निकालना या कम करना। ग्रेन साइज को बदलना, रिफाइन ग्रेन साइज, ग्रेन साइज को बदलना, ग्रेन साइज को बदलना, ग्रेन साइज को बदलना। ओके, ये कुछ मेन काम है इसके। अब सर ऊष्मा उपचार कितने प्रकार का होता है उस पे चलते हैं। ऊष्मा उपचार कितने प्रकार का होता है उस पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट, ऊष्मा उपचार के प्रकार। ऊष्मा उपचार के प्रकार, तो ध्यान से पढ़िए। ऊष्मा उपचार के प्रकार में हम इसको दो तरीके से हम बदलेंगे। यदि हमको किसी जॉब को कठोर करना है तो उसके लिए कौन सा उपचार किया जाता है, और अगर हमें धातु को नरम करना है तो कौन सा उपचार किया जाता है। मतलब ऊष्मा उपचार को उसके काम के आधार पर दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर देंगे। पहली कैटेगरी हम क्या कहेंगे सर, जो धातुओं को नरम करती हो। धातु को नरम करते हो, उन उपचार को हम देखेंगे। जो धातु को नरम करते हैं उन उपचार को देखेंगे, और जो कठोर करते हो या धातु को कठोर करने के लिए, कठोर करने के लिए, तो इसको इतना ना लिखें, नरम करने, चलो ऐसा लिख लो। धातु को कठोर करने के लिए या जॉब को कठोर करने के लिए और धातु को नरम करने के लिए, उसको करने के लिए, करने के लिए। इस वे में हम पढ़ते हैं कि यदि हमको धातु को कठोर करना है तो कौन कौन से उपचार अपनाएंगे, और धातु को नरम करना है तो कौन कौन से उपचार करवाएंगे। मतलब अगर धातु को सॉफ्ट बनाना है तो हम कौन से उपचार का यूज करेंगे, धातु को हार्ड करना है तो हम कौन से उपचार का उपयोग करेंगे। तो सर धातु को नरम बनाने के लिए, धातु को सॉफ्ट बनाने के लिए दो उपचार का उपयोग किया जाता है। पहले को बोलते हैं एनीलिंग, पहले को बोलते हैं एनीलिंग, एनीलिंग, और दूसरे को बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग, ठीक है। पहले को हमने क्या बोला सर, एनीलिंग प्रोसेस, एंड सेकेंड इज अ नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस, फर्स्ट इज एनीलिंग प्रोसेस एंड सेकेंड इज नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। प्रथम एनीलिंग प्रोसेस और द्वितीय नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होती है। अब धातु को हार्ड करना है, धातु को हार्ड करना है
तो उसके लिए हम कुछ ऊष्मा उपचार को देखते हैं। धातु को हार्ड करना है तो उसके लिए हम कुछ ऊष्मा उपचार का उपयोग करते हैं। देखिए, धातु को हार्ड करने के लिए पहला पूरी तरह से हार्ड या ऊपरी ऊपरी सतह पर हार्ड। पहला क्या बोला मैंने कि सर पूर्णतः हार्ड, पूर्णतः कठोर करने के लिए पूर्णतः अगर कठोर करना है तो उसके लिए जो प्रक्रिया जो ऊष्मा उपचार अपनाई जाती है वो है हार्डनिंग। हार्डनिंग, ठीक है। उसके लिए जो अपनाई जाती है उसे हम क्या कहेंगे, हार्डनिंग प्रोसेस, ठीक है। ये धातु को पूरे अंदर से बाहर तक कठोर कर देगी। मान लीजिए ये आपके सामने धातु दिख रही है, इसको पूरा अंदर से बाहर तक कठोर करना है तो उसके लिए हार्डनिंग है। और अगर इसकी ऊपरी ऊपरी सतह को हार्ड करना है, चाइना मॉडल जैसे ऊपरी ऊपरी सतह पर हार्ड करना है, ऊपरी सतह, ऊपरी ऊपरी सतह पर कठोर के लिए, अगर ऊपरी ऊपरी सतह पर कठोर करना हो, ऊपरी ऊपरी सतह पर कठोर करना हो तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं सरफेस हार्डनिंग, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सरफेस हार्डनिंग, या उसको हम सरफेस हार्डनिंग ना लिख के पहले मैं एक मेन हेडिंग डाल दे रहा हूँ, उसके नीचे फिर सरफेस हार्डनिंग डालूंगा। उसको हम बोलेंगे केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, उसको हम बोलेंगे केस हार्डनिंग, ठीक है। इस केस हार्डनिंग में, इस केस हार्डनिंग में अलग अलग प्रकार की हार्डनिंग प्रक्रिया उपयोग में लाई जा सकती है। इस केस हार्डनिंग में अलग अलग प्रकार की हार्डनिंग सरफेस लाई जा सकती हैं या प्रोसेस लाई जा सकती हैं। इस केस हार्डनिंग को हम चाहे तो ऐसा भी बोल सकते हैं, सरफेस हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग, हार्डनिंग, ये ग है ना, सरफेस हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग, या इसी को बोल सकते हैं सतह कठोरता। लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे ही नाम से आते हैं, इसलिए मैं हिंदी में भी यही नाम लिखवा रहा हूं, सरफेस हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग, सतह कठोरता, ठीक है। इसमें आप कार्बोराइजिंग का यूज करेंगे, कार्बोराइजिंग, कार्बोराइजिंग का, ठीक है। फिर कार्बोराइजिंग में भी अगर आप जाओगे तो कार्बोराइजिंग में हम लिक्विड कार्बोराइजिंग यूज करते हैं, सॉलिड कार्बोराइजिंग यूज करते हैं और पैक कार्बोराइजिंग यूज करते हैं, ठीक है। बट जब हम फिटर में पढ़ते तो उसको और भी अंदर जाके देखते, बस अभी इतना रखेंगे कार्बोराइजिंग, ठीक है। इसके बाद में ऑक्साइडिंग, 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 नेक्स्ट नाइट्राइडिंग, 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 नेक्स्ट फ्लेम हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, नेक्स्ट इंडक्शन हार्डनिंग,
इंडक्शन हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। तो इस प्रकार से हमने ऊष्मा उपचार का यूज किया। धातु को नरम करना है तो एनेलिंग और नॉर्मलाइजिंग का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए धातु को कठोर बनाना है तो कठोर में दो तरीके से बना सकते हैं। पूर्णतः कठोर बनाना है तो हार्डनिंग का यूज करेंगे, और अगर मान लीजिए आपको ऊपरी ऊपरी परत को हार्ड बनाना है तो केस हार्डनिंग या सरफेस हार्डनिंग का यूज करते हैं। अब ध्यान से समझना, यदि किसी धातु को या किसी जॉब को अगर हम नरम बना रहे हैं या कठोर बना रहे हैं तो उसके लिए हमने ऊष्मा उपचार किया। मान लीजिए हमने किसी धातु को नरम बनाना था, लेकिन नरम बनाते समय जो ऊष्मा उपचार किया तो नरम तो बन गई, लेकिन साथ में और कोई दूसरी प्रॉपर्टीज आ गई, साथ में और कोई गुण आ गया, दूसरा गुण आ गया जिसके हमें कोई जरूरत नहीं थी, वो एक्स्ट्रा आ गया। उन गुणों को हटाने के लिए जैसे यहां पर देखिएगा, जब हम मटेरियल को हार्ड करते हैं, कठोर बनाते हैं, तो मटेरियल कठोर के साथ साथ ब्रिटल भी होने लगता है, भंगुर भी होने लगता है। जब हार्डनेस बढ़ाते हैं या कठोरता बढ़ाते हैं तो उस धातु या जॉब की ब्रिटलता भी बढ़ने लगती है, भंगुरता भी बढ़ने लगती है, साथ ही साथ में दरार भी आने चालू हो जाती हैं। ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आ गई। हमको बनाना कठोर था लेकिन साथ में भंगुरता का भी गुण आ गया। तो इस भंगुरता के गुण को हटाने के लिए, जिसकी हमको कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ऊष्मा उपचार के दौरान यह आ गया और इसकी हमको कोई जरूरत नहीं थी, इसे हटाने के लिए फिर से एक बार ऊष्मा उपचार किया जाता है। क्या बोला मैंने कि जब ऊष्मा उपचार हम करते हैं तो ऊष्मा उपचार के समय जो गुण हमको लाना है उसके अलावा भी धातु में या जॉब में दूसरा गुण आ जाता है जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। उस गुण को हटाने के लिए हमें फिर से एक बार ऊष्मा उपचार करना होता है, और यह अधिकांशतः हार्डनिंग में पाया जाता है। अधिकांशतः हार्डनिंग में देखा गया है कि जब हम किसी धातु को या जॉब को हार्ड करते हैं, कठोरीकरण करते हैं, हिंदी में कठोरीकरण बोल सकते हो, कठोरीकरण करते हैं, तो उस समय पर धातु या जॉब पर कठोरता के साथ साथ भंगुरता या ब्रिटलनेस का भी गुण आ जाता है जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी भंगुरता या ब्रिटलनेस को हटाने के लिए अगेन एक बार ऊष्मा उपचार किया जाता है जिसको बोला जाता है टेम्परिंग, ठीक है। क्या कहते हैं सर? टेम्परिंग। तो थर्ड जो है ये आ जाएगा टेम्परिंग। इसीलिए याद कीजिए, हमने कटिंग टूल या टूल्स वगैरह में लिखा हुआ है कि भैया जो बाहरी एज है या जो नोक है या जो टिप है या जो कटिंग एज है उसको हार्ड एंड टेम्पर बनाते हैं। जब हार्डनेस करोगे, हार्डनेस बढ़ाओगे, हार्डिंग प्रोसेस ऑपरेशन लगाओगे, चाहे ये हार्डनिंग हो चाहे ये हार्डनिंग हो, हार्डनेस वाला ऑपरेशन लगाओगे तो उसके साथ साथ भंगुरता का भी गुण आएगा। उस भंगुरता के गुण को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? टेम्परिंग प्रोसेस का उपयोग करते हैं, टेम्परिंग ऊष्मा उपचार का उपयोग करते हैं। मतलब यह वो ऊष्मा उपचार है जिसमें धातु में एक बार ऊष्मा उपचार करने के बाद अगर कोई अननेसेसरी बिना काम का गुण आ जाता है तो उसको हटाने के लिए फिर से ऊष्मा उपचार करते हैं जिसको हम टेम्परिंग कहते हैं, क्लियर है। तो ये हो गया भैया पूरा ऊष्मा उपचार का सिंपल सा चार्ट, ठीक है। ये हो गया ऊष्मा उपचार का सिंपल सा चार्ट। इसमें कोई डाउट? जो लोग ऑनलाइन हैं, क्या बातें क्लियर आ रही हैं? अगर क्लियर आ रही हैं तो मुझे कमेंट करके बता दो ताकि आगे बढ़ें अपन। क्या क्लियर है इतनी चीजें कि सर ऊष्मा उपचार हम दो तरीके से करेंगे, धातु को या तो नरम बनाना है या तो कठोर बनाना है।
अगर नर्म बनाना है तो उसके दो तरीके हैं हमारे पास। पहला नॉर्मलाइजिंग से कर सकते हैं, आगे जाके देखेंगे नॉर्मलाइजिंग कैसे यूज करते हैं। और दूसरा हम देखेंगे एनीलिंग। और अगर कठोर बनाना है तो उसकी पूरी सतह अंदर से बाहर तक कठोर बनाना हो तो उसके लिए हमारे पास में है हार्डनिंग। और अगर मैं ऊपरी ऊपरी सतह को, हमें सरफेस को हार्ड बनाना है तो उसके लिए केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग के भी अलग अलग प्रकार हैं, जैसे आपके सामने पर दिया गया है। जल्दी कमेंट करके बताइए अगर ऑनलाइन जो लोग हैं, क्या इतना क्लियर है? साउंड वगैरह सब क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं। हम एक एक से समझिए यहां पर सारी प्रोसेस को। हो गया नोट करके भैया सभी का? हटा दूं इसको? हटा दें? चलो नोट कर लो, मैं इधर साइड में देखते हैं। सर ये जो ऊष्मा उपचार के जो स्टेप हैं वो कितने होते हैं? तो अभी मैंने बताया था, पहले धातु को गर्म करते हैं, कुछ देर तक होल्ड करते हैं और फिर ठंडा करते हैं। ठीक है, तो हमको यही चीज ध्यान रखना है हर प्रक्रिया में। हमको यही चीज ध्यान रखना है हर प्रक्रिया में कि उसे कितने तापमान तक गर्म करते हैं, कितने देर तक रखते हैं और किस माध्यम में ठंडा करते हैं, तो वह कौन से गुण को बदलता है। क्लियर? चलिए हटा दें। चलिए पहली हेडिंग है भैया एनीलिंग। पहली हेडिंग है आपकी एनीलिंग। इस एनीलिंग में देखें, इस एनीलिंग में देखिए, हम किसी भी जॉब को नरम बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। मतलब एनीलिंग क्या है? एक सॉफ्टनिंग प्रोसेस है। ठीक है, एनीलिंग क्या है? एक सॉफ्टनिंग प्रोसेस है। ठीक है, सॉफ्टनिंग प्रोसेस है जिसका उपयोग सामान्यतः स्टील को नरम बनाने के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग स्टील को नरम बनाने के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग स्टील को नरम बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जनरली ये कहाँ उपयोग होती है सर? फोर्जिंग, ब्लैक बेरिंग में उपयोग किया जाता है। खैर ऐसा कुछ नहीं है कि इसी में करोगे, ये तो डीजल मैकेनिक में आपको बताया गया है कि जो हम बेरिंग्स वगैरह बनाएंगे तो फोर्जिंग मेथड से जो बेरिंग बनेंगे, उन फोर्जिंग मेथड से जो बेरिंग बनेंगे उन बेरिंग्स के लिए इसका यूज किया जाएगा। ये एक सॉफ्टनिंग प्रोसेस है। ये एक सॉफ्टनिंग प्रोसेस है। ठीक है, मतलब एक नरम करने वाली विधि है। और जनरली इसमें स्टील का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे सर? स्टील का उपयोग करेंगे। आगे देखो इसमें होता क्या है। तो इसमें हम धातु को सबसे पहले तो गर्म करते हैं
और जो गर्म हम करेंगे ये मान के चलिए कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर एक होता है जिसको हम क्रांतिक ताप, और ये नीचे वाला निम्न क्रांतिक ताप या निम्न रिक्रिस्टलाइजेशन ताप जिसका वैल्यू होता है 730 डिग्री सेल्सियस, इसके ऊपर लगभग 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म किया जाता है। तो गर्म किया जाएगा निम्न क्रांतिक ताप या निम्न रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है? तो सर वह ताप जिस पर धातु के क्रिस्टल बदलना, सुनना मेरे वर्ड को, यहां से क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी में है ना, बदलना चालू हो जाते हैं या हो जाता है, बदलना चालू हो जाते हैं, उसे रिक्रिस्टलाइजेशन ताप कहते हैं। ये एक लोअर होगा और एक अपर होता है। 1130 में अपर मिलेगा आपको और 730 में आपको लोअर मिलेगा। ये किसकी बात कर रहा हूँ सर जी? मैं स्टील की बात कर रहा हूँ। स्टील के लिए जनरली यूज़ करते हैं। तो इसको गर्म किया जाता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से लगभग 50 से 60 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक। दूसरा हमको याद रखना है सर होल्डिंग। दूसरा यहाँ पर क्या किया जाएगा? इसका होल्डिंग किया जाएगा। कुछ देर तक हम क्या करेंगे? इसको होल्डिंग करेंगे कुछ देर तक यहाँ पर इसकी होल्डिंग की जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप फिटर पढ़ेंगे तो ये एनीलिंग प्रोसेस जो है वो 4 प्रकार की होती है, लेकिन हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं है, इसलिए सिर्फ हम एनीलिंग ही पढ़ेंगे। तो 4 प्रकार की होती है, जिसके कारण ये जो गर्म करने वाला तापमान और होल्डिंग करने वाला टाइमिंग है वो बदल जाता है। तो हमें यहाँ पर ना तो गर्म करने वाला तापमान ध्यान रखना है और ना ही होल्डिंग करने वाला समय याद रखना है। बस ये याद रखना है कि इसको निम्न क्रांतिक ताप से ऊपर गर्म करते हैं और कुछ टाइमिंग तक इसको होल्ड करके रखते हैं। अब कुछ प्रोसेस में ये 3 से 4 मिनट तक होता है, किसी में 2 से 3 घंटे तक होता है, तो वो डिपेंड करता है कि उसमें कार्बन का प्रतिशत कितना है। और देन इसके बाद में क्या करेंगे? हम कूलिंग करेंगे, इसको हम ठंडा करेंगे, कूलिंग करेंगे, ठंडा करेंगे। यहाँ से ये क्वेश्चन उठता है कि भैया ठंडा किस में करते हैं? कूलिंग करने वाला माध्यम क्या है? तो इसको ठंडा करते हैं भट्टी में ही, फर्नेस में ही ठंडा करते हैं, ठीक है, ओपन में ही ठंडा करते हैं। इसका जो क्विंचिंग मीडियम है, जो ठंडा करने का माध्यम है, वह ठंडा करने का माध्यम क्या है? तो आप बोलेंगे सर इसका क्विंचिंग मीडियम भट्टी ही है, फर्नेस ही है, जहाँ गर्म होता है वहीं ठंडा कर देते हैं। जैसे आपने रोटी बनाने वाला तवा देखा होगा, आपने गैस में गर्म किया, वहीं पर रख दिया, कुछ देर बाद वो ठंडा हो गया। तो इसको ठंडा किस में करते हैं? तो इसको भट्टी में ही ठंडा किया जाता है, भट्टी में ही ठंडा होता है, ठंडा होता है, भट्टी में ही ठंडा होता है, ठीक है। या इसका क्विंचिंग मीडियम क्या है? फर्नेस, फर्नेस में ही ठंडा होता है। और याद रखना ये ठंडा जो होगा बहुत ही धीरे धीरे होता है, बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। और किस में ठंडा होता है? तो आप बोलेंगे सर फर्नेस पर, भट्टी पर ठंडा होता है और बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है। अच्छा, बहुत धीरे धीरे ठंडा हो रहा है और भट्टी में ठंडा हो रहा है, इसलिए क्या होगा? तो तन्यता का गुण, तन्यता का गुण बढ़ जाता है, तन्यता का गुण बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तन्यता का गुण क्या होता है सर जी? बढ़ जाता है, ठीक है। तन्यता का गुण बढ़ जाता है, याद रखना, तन्यता का गुण यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। जो गर्म करने वाला तापमान है, जैसे मैंने बोला कि 4 प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के आधार पर गर्म करने वाला तापमान भी आपका अलग अलग होगा। निम्न या लोअर क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर से कहीं पर ऊपर, कहीं पर नीचे, इस टाइप से गर्म किया जाएगा।
तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि सर इसको हमारे सिर्फ डीजल मैकेनिक के इस पर अगर ब्याह पर देखें तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये कार्बन के प्रतिशत के आधार पर इसको गर्म किया जाता है। सिर्फ डीजल के आधार पर हमने क्या बोला कि इसे कार्बन प्रतिशत के आधार पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है, कार्बन प्रतिशत के आधार पर इसे गर्म किया जाता है। ये हो गया आपका एनिलिंग का काम खत्म यहाँ पर। ठीक है, डीजल मैकेनिक्स में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे यहाँ पर हो गए हैं खत्म। ठीक है, फिटर में और भी सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे यहाँ पर, बट यहाँ डीजल मैकेनिक्स में ये क्वेश्चन बस इतने ही इनफ हैं आपके लिए, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या इतना क्लियर है? चलिए हो गया नोट करके। अगली प्रोसेस देखो, अगली प्रक्रिया क्या है हमारे पास। मैं यहीं खत्म कर दे रहा हूं, आप उधर लिखते चले जाएंगे। इस पर देखते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सॉफ्टनिंग प्रोसेस है, लेकिन यह एनिलिंग से तीर होती है, एनिलिंग से तीर होती है, फास्ट होती है। ये एनिलिंग से क्या होती है सर? तीर होती है। एनिलिंग से ये थोड़ी सी फास्ट होती है। ठीक है, एनिलिंग से ये तीर होती है, एनिलिंग से थोड़ी सी फास्ट चलती है। साथ ही साथ में इसका जो उपयोग होगा वो कास्ट आयरन में अधिकांश किया जाता है। कास्ट आयरन मतलब जब भी आपको बोलेगा कास्टिंग के लिए आपको जब भी पूछेगा कि कास्टिंग से जो ऑब्जेक्ट बनता है या जो प्रोडक्ट बनता है उसमें ऊष्मा उपचार के लिए या उसको नरम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो कास्टिंग के लिए अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे सर? नॉर्मलाइजिंग बताएंगे। क्या बताएंगे आप? नॉर्मलाइजिंग बताएंगे। ठीक है, इसके बाद में कास्ट आयरन पूछेगा तो भी आप क्या बताएंगे? नॉर्मलाइजिंग। और क्या करता है सर? अच्छा, ये करता क्या है? ये तो उपयोग हो गया कि कास्टिंग में करता है। ठीक है, करता क्या है? ये कैसे काम होता है, इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो इसको हम अपर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, किसकी बात कर रहा हूं मैं? अपर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ये हिंदी में साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, निम्न क्रांतिक या निम्न रिक्रिस्टलाइजेशन की जगह हम यहाँ उच्च लिखेंगे। उच्च रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, इसका वैल्यू होता है 1130 डिग्री सेल्सियस। 1130 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पर लगभग 30 से 40 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं, और ये मान के चलिए कि 15 मिनट तक इसको होल्ड किया जाता है, हीटिंग करेंगे। देन इसके बाद में इसकी कूलिंग कर देंगे हम इसकी कूलिंग कर देंगे। ठीक है, इसकी हम कूलिंग कर देंगे। सर कूलिंग जो होती है, ये जो ठंडा किया जाता है वो हवा में किया जाता है, इसको कूलिंग किया जाता है हवा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको कूलिंग किया जाता है हवा में, जबकि इसको कूलिंग किया जाता था फर्नेस पर इसको धीरे धीरे ठंडा किया जाता था। इसे भी हवा में ठंडा किया जाता है और धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, धीरे धीरे ठंडा किया जाता है।
धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, लगभग ये मान के चलिए 24 से 48 घंटे लग जाते हैं ठंडे होने में। धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, इसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। और धीरे धीरे ठंडा करने से ये क्या बदलता है, ये क्या बदलता है, तो तन्यता का गुण तो बदलेगा ही बदलेगा, मतलब तन्यता को बढ़ाएगा ही, लेकिन इसका मेन काम होता है कि सर आंतरिक दोष जो उत्पन्न होते हैं उनको खत्म करने के लिए। ठीक है, कार्य करते समय आंतरिक दोष को खत्म करने, कार्य करते समय उत्पन्न आंतरिक दोष को खत्म करने के लिए, इसको ऐसा लिख लें, कार्य करते समय उत्पन्न आंतरिक दोष को हटाने में या हटाता है, हटा देता है। ठीक है, हटा देता है। ये जो इंटरनल स्ट्रेसेस उत्पन्न होती हैं उनको भी ये हटा देगा। साथ ही साथ में ये क्या करेगा, ग्रेन साइज को रिफाइन करेगा, रिफाइन ग्रेन साइज। इसका मतलब क्या है कि जो खुरदरी सतह है उसको खत्म करता है, खुरदरी सतह को खत्म करता है, चिकनी सतह लाने की कोशिश करता है, रिफाइन कर देता है, ग्रेन साइज को छोटा छोटा कर देता है। ठीक है, सतह को खुरदरी कर देता है, ये है ना, सतह को खुरदरी कर दिया जाता है। और ठंडा कहाँ करते हैं भैया, हवा में करते हैं। क्लियर है इतना? तो ये था हमारे पास में नॉर्मलाइजिंग और एनेलिंग का काम, ये था हमारे पास नॉर्मलाइजिंग और एनेलिंग का काम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इधर हार्डनिंग, हटा दें इसको, हार्डनिंग अगला है हमारे पास, हार्डनिंग। हार्डनिंग प्रक्रिया का उपयोग किस चीज के लिए करते हैं, तो जॉब को अंदर से बाहर तक पूर्ण हार्ड या कठोर करने के लिए इसका उपयोग किया था। जॉब को पूर्णतः हार्ड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जॉब को पूर्णतः हार्ड करने के लिए, कंप्लीट हार्डनेस बढ़ाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। कंप्लीट हार्डनेस को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है? टोटल हार्डनेस को बढ़ाने के लिए हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। सर किया क्या जाएगा, तो सिंपल सी बात है, इसे भी हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर गर्म करेंगे, होल्डिंग करेंगे और ठंडा करेंगे। अब मैंने आपको पहले बता दिया, अगर धातु को नरम बनाना है तो धीरे धीरे ठंडा करना पड़ेगा, धातु को कठोर बनाना है तो जल्दी से ठंडा करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर हम अपर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर इसको गर्म करेंगे, उच्च क्रांतिक ताप के ऊपर इसको हम गर्म करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद कुछ देर तक इसको होल्डिंग रखेंगे और होल्डिंग करने के बाद इसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। ठीक है, ठंडा करेंगे, इसका कूलिंग करेंगे और कूलिंग होगी वेरी फास्ट, कूलिंग होगी वेरी फास्ट। ठीक है, बहुत तेजी से इसको हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तेजी से हम इसको ठंडा करेंगे। और सर ठंडा करने का जो माध्यम होगा, जो ठंडा करने का माध्यम होगा वो आप यूज कर सकते हो साल्ट बाथ, नमक का पानी यूज कर सकते हो आप यूज कर सकते हैं इसमें ऑयल, आप यूज कर सकते हैं इसमें
वाटर। ठीक है, आप यूज कर सकते हैं ऑयल, आप यूज कर सकते हैं वाटर। क्लियर है? ये हो गया हार्डनिंग प्रोसेस, ये हो गया आपका हार्डनिंग प्रोसेस। आज क्लास का टाइम हो गया, इसके आगे अपन नेक्स्ट डे देखते हैं, है ना।